नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज हम लोग बात करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत बड़ा सम्मान है और गीता प्रेस गोरखपुर के लिए बड़े हर्ष की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सांस्कृतिक मंत्रालय की एक कमेटी ने यह फैसला लिया। गांधी शांति पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, कलाकृति, चरखा और 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। अब तक यह पुरस्कार विश्व की कई जानी मानी हस्तियों को दिया जा चुका है और अब की बार गीता प्रेस गोरखपुर के 100 वर्ष पूरे होने के बाद ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा सम्मान है आज की परिस्थितियों में। लेकिन बहुत से लोग इस पुरस्कार देने से खुश नहीं हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार दिया जाना उसी तरह से है जैसे नाथूराम गोडसे और सावरकर को पुरस्कार दिया जाना। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब सिर्फ गंदगी का ढेर रह गया है और गंदगी में गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन बहुत से लोग इस पुरस्कार देने से खुश नहीं हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर को ये पुरस्कार दिया जाना उसी तरह से है जैसे नाथूराम गोडसे और सावरकर को पुरस्कार दिया जाना। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब सिर्फ गंदगी का ढेर रह गया है और गंदगी में गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। जो भी कुछ कूड़ा करकट गंदगी के साथ में अच्छी चीजें होती हैं वो आजकल कूड़ा बीनने वाले ले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग, नेता जिनमें थोड़ा सा भी समझ है, थोड़ी सी भी देश के प्रति स्वामी भक्त है, राष्ट्रवाद है, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अब कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में ज्यादातर वही लोग बचे हुए हैं जो गांधी परिवार के चाटुकार हैं, किसी न किसी तरह से जिनका जीवन भरण पोषण गांधी परिवार की काली कमाई पर हो रहा है। और ये लंबी फहरिस्त है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका और कहीं ठिकाना भी नहीं हो सकता है, ना उन्हें कहीं और, ना इन्हें कहीं ठौर। जिन अक्षय मुकुल की किताब का हवाला देकर इस पुरस्कार का विरोध किया जा रहा है वो अक्षय मुकुल टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार थे और स्वभावतः कांग्रेसी थे। और इसलिए उनकी किताब का शीर्षक ही है गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। इसलिए कि गीता प्रेस में सिर्फ, जैसा नाम से ही लगता है, जो सनातन संस्कृत की, सनातन धर्म से संबंधित किताबें ही छापी जाती थी। और इनकी एक मैगजीन निकलती थी, कल्याण। और उसमें सनातनी विचारों को प्रोत्साहन दिया जाता था, आरोग्य संबंधी, योगा संबंधी बहुत सारी चीजें निकलती थी। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या हुई और हत्या के लिए नाथूराम गोडसे को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन पूरे देश में 25,000 से भी ज्यादा लोगों की धरपकड़ हुई। और गांधी की हत्या की आड़ में नेहरू ने अपना पॉलिटिकल स्कोर खड़ा किया। जो भी लोग उनसे पॉलिटिकली अपोजिट थे, जिनसे नेहरू नाराज थे, वो सब जेल के अंदर चले गए। उसमें आरएसएस के लोग भी थे, हिंदूवादी लोग थे। और उसमें आपको ताज्जुब होगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार और गोयनका भी थे। कहा जाता है कि घनश्याम दास बिड़ला जो मारवाड़ी थे, और हनुमान प्रसाद पोद्दार और गोयनका जी भी मारवाड़ी थे, और ये लोग अच्छे संपर्क में थे। लेकिन बिड़ला जी ने इनकी सहायता करने से इनकार कर दिया था। जब बद्रीदास गोयनका गीता प्रेस के संस्थापक का केस लड़ने आए तो घनश्याम दास बिड़ला ने उनका भी विरोध किया। घनश्याम दास बिड़ला और गांधी के कैसे संबंध थे ये सबको मालूम है। और बिड़ला स्वयं कहते थे कि हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोविंद गोइनका ये सनातन का नहीं, शैतान धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घनश्याम दास बिड़ला का भी क्या स्वभाव था। और तभी शायद गांधी से उनकी पटरी भी खूब मिलती थी। इसके बाद में अक्षय मुकुल ने अपनी किताब में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय पांचजन्य के संपादक थे, जब गोरखपुर गए तो हनुमान प्रसाद पोद्दार और गोयनका जी ने उनसे मुलाकात की। अरे भाई, ये कौन सी बड़ी बात हो गई।
उन्होंने ये भी लिखा है, जब गोवलकर जेल से छूट के आए और उनकी सभा का आयोजन किया गया बनारस में, उसमें 30,000 से भी अधिक लोग उनको सुनने आए थे। उस समय उस सभा की अध्यक्षता हनुमान प्रसाद पोद्दार ने की। ये ये किस तरह की बात हुई? ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। और एक सबसे हास्यास्पद चीज ये लिखी हुई है कि गांधी की हत्या के बाद कल्याण ने गांधी की हत्या से संबंधित कोई समाचार प्रकाशित नहीं किया। अरे भाई, ये न्यूज़पेपर नहीं था, कोई साप्ताहिक समाचार पत्र नहीं था जिसमें हत्या का समाचार छापा जाता। ये विशुद्ध सनातनी मैगजीन थी, और इसमें सनातन धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, योगा से संबंधित, तपस्या से संबंधित नई किताबों निकलने के बारे में, धार्मिक चर्चाओं के बारे में लेख छपते थे। इसमें गांधी की हत्या की खबर क्यों छापी जाती? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको सिगुफा बनाकर अक्षय मुकुल ने पेश किया। अक्षय मुकुल की किताब में एक जगह यह भी लिखा हुआ है कि जब गीता प्रेस के संस्थापक कल्याण पत्रिका शुरू करने वाले थे, उस समय वह गांधी के पास उनका आशीर्वाद लेने गए थे, और तब गांधी ने उनको सलाह दी थी कि आप अपने प्रेस के लिए कभी चिंता मत लीजिएगा। और इसीलिए गीता प्रेस आज भी किसी का चंदा, अनुदान, दान स्वीकार नहीं करता है। भाई, अगर गांधी जी के कहने से गीता प्रेस उनके मरने के 75 साल बाद भी अगर उनकी बात मान रहा है, तो इससे बड़ा गांधीवादी और कौन हुआ? फिर ऐतराज क्या है? जयराम रमेश ने जो भी बताया वो निश्चित रूप से बेहद विकृत और उनकी निम्न स्तरीय मानसिकता का परिचायक है। गीता प्रेस गोरखपुर का जो सम्मान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृत के लिए, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, वो अमूल्य है। उसका कोई भी योगदान मॉनेटरी टर्म्स में, पुरस्कार के टर्म्स में आका नहीं जा सकता। और सच तो यह है कि आज सनातन संस्कृत की धरोहरों को बचाने का, वेद पुराण सहित तमाम पुराने ग्रंथों को सहेजने का, सुरक्षित रखने का, जन जन तक पहुंचाने का जो सुगम कार्य गीता प्रेस गोरखपुर ने किया है, उसके लिए सनातन संस्कृत के अनुयायियों की आगे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियां उनकी ऋणी रहेंगी। आज जितनी भी पांडुलिपियां थी, ग्रंथ थे, उनको सहेजने का काम गीता प्रेस ने किया है। और 1923 के आसपास शुरू हुए गीता प्रेस में किस तरह से काम होता है, क्या उनका योगदान है, भारत में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मैं गोरखपुर में 2007 से 2011 तक पोस्ट रह चुका हूं, और गीता प्रेस गोरखपुर में मैंने कई बार विजिट की। आप जब देखेंगे उनकी कार्यशैली और जो काम उन्होंने सनातन संस्कृत के लिए, सनातन धर्म के लिए किया है, तो आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा, और श्रद्धा से आप गीता प्रेस के संस्थापकों के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे। यह है गीता प्रेस। और अगर मैं ये कहूं कि गांधी शांति पुरस्कार का वैश्विक स्तर पर चाहे जो भी महत्व हो, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार दिया जाना उसी तरीके से है जैसे सूर्य को एक कैंडल का डिब्बा गिफ्ट किया जाना। लेकिन फिर भी सम्मान तो सम्मान होता है। और आपको बता दें कि गीता प्रेस गोरखपुर ने आज तक कोई भी सम्मान स्वीकार नहीं किया, किसी से कोई अनुदान नहीं लिया, किसी से कोई चंदा स्वीकार नहीं किया। और जो इसके संस्थापक थे गोयनका जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार, बाद में बहुत दिनों तक संपादक रहे, और अभी भी जो इनकी कमेटी है, आज की परिस्थितियों में, देश की वर्तमान हालात को देखते हुए, बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके इतने उच्च विचार होंगे। ये पुरस्कार जब दिया गया, इसकी घोषणा के बाद गीता प्रेस गोरखपुर के प्रबंध समिति की बैठक हुई, और उसमें बहुत मंथन किया गया कि आज तक गीता प्रेस ने कभी कोई पुरस्कार नहीं लिया है, तो क्या ये पुरस्कार लिया जाना चाहिए? इसमें बहुत मंथन किया गया, बहुत मंथन किया गया। और इसमें ये देखा गया कि योगी आदित्यनाथ आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ है, जहाँ के वे पीठाधीश्वर हैं। उनका भी बहुत स्नेह गीता प्रेस के प्रति रहता है, और गीता प्रेस के प्रति हर उस व्यक्ति का स्नेह होगा जो सनातन संस्कृत के फॉलोवर्स हैं, और जिसने सनातन संस्कृत के कोई भी ग्रंथ पढ़े होंगे उसको गीता प्रेस का नाम याद जरूर होगा। पूरे विश्व में गांधी के प्रति लोगों के मन में
खासतौर से हिंदुओं के मन में जितना सम्मान है, उससे गीता प्रेस गोरखपुर के प्रति कई गुना, मैं तो कहूंगा सैकड़ों गुना ज्यादा है। इसलिए किसी को भी ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि गीता प्रेस गोरखपुर को ये जब सम्मान दिया गया है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है गीता प्रेस गोरखपुर के लिए, ऐसा नहीं है। तो जब गीता प्रेस गोरखपुर की प्रबंध समिति ने बहुत मंथन किया योगी आदित्यनाथ को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी का देश में सनातन संस्कृति के प्रति कंट्रीब्यूशन को देखते हुए प्रबंध समिति ने फैसला किया कि हम ये पुरस्कार स्वीकार करेंगे। और इन 100 वर्षों के गीता प्रेस गोरखपुर के इतिहास में ये पहला पुरस्कार होगा जिसे गीता प्रेस गोरखपुर स्वीकार करेगा। और वो सिर्फ इसलिए स्वीकार करेगा कि मोदी की अगुवाई वाली कमेटी ने इस पुरस्कार को दिया है। इस पुरस्कार पर योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। शायद उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के उद्देश्य से पहली बार इतना बड़ा डेविएशन किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर के 100 वर्षों के इतिहास में। लेकिन प्रबंध समिति ने यह फैसला किया कि पुरस्कार के साथ में मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि वह स्वीकार नहीं करेंगे। आप सोचिए, आजकल जब पुरस्कार बांटे जाते हैं तमाम उनके राजनीतिक गैर राजनीतिक मकसद होते हैं, और ऐसे में पुरस्कार की राशि कौन छोड़ता है? ये फैसला लेना बड़ा काम है। 1 करोड़ की राशि कम नहीं होती है, और खासतौर से ऐसे समय में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि गीता प्रेस गोरखपुर की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत अच्छी नहीं है। मैं 2007 से 2011 तक गोरखपुर में रह चुका हूं सहायक महाप्रबंधक के रूप में स्टेट बैंक का, और स्टेट बैंक गीता प्रेस गोरखपुर का सोल बैंकर है। तो मेरा आना जाना भी रहता था और मैंने इसको बहुत सूक्ष्मता से समझा। ये बहुत बड़े त्याग की बात है कि किस तरीके से इसके संस्थापकों ने, गोविंदका जी ने और कमेटी ने किस तरीके से इसे स्थापित किया। आज उनके पास काफी भूमि है, उस समय उनके पास जो रहा होगा सब उन्होंने लगा दिया। लेकिन इसके बाद ये जो फैसला लिया गया कि वो किसी से अनुदान नहीं लेंगे, किसी से आर्थिक सहायता नहीं लेंगे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि अगर वो किसी से आर्थिक सहायता लेते हैं, अनुदान लेते हैं, चंदा लेते हैं, दान स्वीकार करते हैं, तो शायद उनका जो मिशन है, उनका जो उद्देश्य है, उसमें कहीं ना कहीं दबाव आएगा और शायद वो अपने पद से विमुख हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और ये तब से लगातार चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि हिंदुओं में कोई ऐसे दानवीर नहीं है? इतने इतने दानवीर पड़े हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, करोड़ों रुपए लोगों को दान किए। वो गीता प्रेस गोरखपुर को भी दे सकते थे, लेकिन चूंकि गीता प्रेस गोरखपुर का फैसला था कि इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने नहीं किया। गीता प्रेस गोरखपुर ने इतनी किताबें निकाली हैं, मैं उनकी संख्या बताकर आपको चौंकाना नहीं चाहता। आप ये समझिए कि 12 करोड़ से अधिक गीता पब्लिश हुई। और आजकल के जो वातावरण है उसमें बहुत सारे पीडीएफ लोग परचेज कर रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने पीडीएफ बनाने शुरू किए हैं, लेकिन इसके बाद भी करोड़ों की संख्या में गीता, महाभारत और रामायण, और बहुत ही सस्ते दामों पर। आप अगर देखिए कि मोटी मोटी जो रामायण है, रामचरितमानस है, वो 2 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में आजकल शायद बहुत बड़ी जो रामायण है वो भी 200 रुपए के आसपास आएंगी। मीन्स कागज का जितना वजन है, अगर उतना वजन आप खरीदें, उतनी अच्छी क्वालिटी के कागज, पेपर बैक एडिशन और क्लॉथ एडिशन इतनी अच्छी कि जिसका मूल्य, मार्केट मूल्य बहुत ज्यादा होगा। तो आप सोचेंगे कि फिर क्या गीता प्रेस गोरखपुर ने घाटे में बेचा? शायद हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा घाटे में नहीं बेचा, कि उन्होंने ऐसी कार्य संस्कृति विकसित की है, छपाई में वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है, और इफिशियंसी इतनी ज्यादा बना रखी है कि उन्होंने प्राइस कम कर सके। और सबसे मजे की बात यह है कि देश में बहुत लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, आजादी के बाद से, और इसके पहले अंग्रेजों का शासन था। और कांग्रेस के शासन में अखबारी कागज, मैगजीन के लिए कागज इंपोर्ट किया जाता था, और बहुत सारे समाचार पत्र हैं, आपने देखा होगा कि वो इस कागज का ब्लैक भी करते थे। और ऐसे में
जो गीता प्रेस जैसे संस्थान हैं उनको कागज मार्केट प्राइस में लेना होता था, और इसके बाद भी उन्होंने अपनी जो पब्लिकेशन है उनका प्राइस बहुत कम रखा। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे मैनेज किया? जो गीता प्रेस चाहते हैं, देखते हैं उनकी कार्यशैली, वही समझ सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का जो स्टाफ है उसको सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं मिलती अगर हम तुलना करें सरकारी कर्मचारियों से और प्राइवेट सेक्टर के और विभागों से। लेकिन इसके बाद भी ये जो स्वयं सेवक की तरह काम करते हैं, एक मिशन मोड में काम करते हैं। इनकी बहुत सारी जो फिक्स डिपॉजिट है वो स्टेट बैंक में रखी हुई है, उसके ब्याज से खर्चा चलता है, उसके ब्याज से कई बार उनकी सैलरी आती है। और इसलिए इतने आर्थिक दबाव के बावजूद उन्होंने कभी ना तो दान स्वीकार किया, ना ही किसी की आर्थिक सहायता स्वीकार की। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में ये फैसला लेना कि वो 1 करोड़ की राशि नहीं लेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गीता प्रेस इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कई बार कर्मचारियों को सैलरी देने में विलंब हो जाता है। कुछ दिन पहले काफी आर्थिक संकट से जूझ रहा था गीता प्रेस। और ये ऐसा नहीं कि ऐसी स्थिति पहली बार आई है। प्रबंधन ने पहले भी सोचा होगा कि ये स्थितियां ऐसी आती रहेंगी, और हमें अगर सनातन सेवा में धार्मिक कार्य करने हैं तो हमें कहीं ना कहीं से पैसा कमाना होगा। हम दान नहीं स्वीकार करते, किसी की सहायता स्वीकार नहीं करते। तो गीता प्रेस ने गोरखपुर चूंकि कपड़ों का केंद्र है बनाने का, तो उन्होंने हैंडलूम के कपड़े के शोरूम बनाने शुरू किए, और वो कपड़ा खरीदते हैं, बनवाते हैं गोरखपुर में आसपास के क्षेत्रों में। और उनके शोरूम उत्तर प्रदेश में तो कई जगह हमने देखे हैं, और उनकी अच्छी खासी बिक्री होती है। और लोग पूछ के जाते हैं, अगर गीता प्रेस का शोरूम है पास में तो फिर वो दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और उनका जो कपड़ों का व्यवसाय है, जो उन्होंने एक यूनिट डाली, बहुत अच्छा फंक्शन कर रही है। उसका फायदा और प्रिंटिंग प्रेस का नुकसान मिलके गीता प्रेस का काम चल रहा है बरसों से। ये तो उनकी स्थिति है। और ऐसे में जब उन्होंने 1 करोड़ का पुरस्कार ठुकरा दिया है, मना कर दिया है विनम्रता से कि हम इस राशि को नहीं लेंगे लेकिन पुरस्कार स्वीकार करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में जयराम रमेश का वक्तव्य, कांग्रेस का वक्तव्य, थोड़ा दिल दुखाने वाला है। अब बात करते हैं कि क्यों ऐसा जयराम रमेश ने वक्तव्य दिया। सबसे बड़ी चीज है कि अगर नेहरू या गांधी, उनको हम महात्मा से संबोधित नहीं करते क्योंकि महात्मा किसी भी एंगल से नहीं थे, गांधी और नेहरू अगर किसी हिंदू संगठन से नाराज है, किसी सनातन संगठन से नाराज है, तो आप निश्चित रूप से समझिए कि वह संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसे वो तुष्टिकरण के लिए झुकाना चाहते होंगे, और वो संगठन नहीं झुका। और यही गीता प्रेस के साथ में हुआ। गांधी जी ने भी तमाम दबाव डाले, और शायद जो सनातन ग्रंथों के पब्लिशिंग का काम चल रहा था उनको कम करने या रोकने का भी प्रयास किया। और इनकी जो पत्रिकाएं थी उनमें जो लेख लिखे जाते थे उन पर भी सवालिया निशान लगाए गांधी ने। और अपने लेख भी शायद वो कल्याण वगैरह में छापना चाहते थे, जो बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया गया कि आपके लेख इसमें नहीं छप सकते हैं, क्योंकि गांधी के लेख ऐसे होते थे जो कम से कम हिंदू समाज के लिए तो हितकारी नहीं होते थे। तो एक तरीके से ये पुरानी रंजिश है गांधी परिवार की, गांधी की, नेहरू की भी। और इसलिए जयराम रमेश का कहना कि ये तो गोडसे की तरह है, आप सोच सकते हैं कि गीता प्रेस और गोडसे की क्या तुलना हो सकती है, सावरकर और गीता प्रेस की क्या तुलना हो सकती है। ये सही है कि तीनों सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के लिए कमिटेड थे। और आज गांधी परिवार में या कांग्रेस में जिस किसी को ये गलतफहमी हो कि महात्मा गांधी, ये तथाकथित महात्मा आज इतने लोकप्रिय हैं, तो उन्हें शायद एक सर्वेक्षण करा लेना चाहिए। आज गांधी के प्रति लोगों का जो रवैया है, जो सम्मान है, उससे हजारों गुना ज्यादा सम्मान नाथूराम गोडसे के प्रति है। अगर ये जनमत संग्रह कराया जाए तो महात्मा गांधी, ये जो कथित महात्मा हैं, ये जमीन में होंगे और नाथूराम गोडसे आसमान में होंगे। और सावरकर से तो गांधी और नेहरू की तुलना नहीं हो सकती। सावरकर ने देश को स्वतंत्र करने का उस समय ऐलान किया था जिस समय कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था। कांग्रेस और गांधी तो अंग्रेजों के सामने उस समय गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई
थोड़ी से कानून ढीले कर दो, थोड़ी सी हमको ये स्वतंत्रता दे दीजिए, ये कर दीजिए, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो इस तरह से कांग्रेस का अपशब्द इस्तेमाल करना, गीता प्रेस गोरखपुर को लांछित करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी मानसिकता का परिचायक है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि ये लोग जो हैं, जयराम रमेश टाइप के लोग हैं, कपिल सिब्बल टाइप के लोग हैं, हालांकि वो तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। ये हिंदू हैं, पता नहीं किस तरह के हिंदू हैं, और वो सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जहर उगलते रहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए उन्होंने क्या नहीं कहा, राम सेतु के लिए क्या नहीं कहा। ये वही कांग्रेस है जिसने पूजा स्थल विधेयक बनाया, जिसने अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, और जिसने सच्चर कमेटी का गठन किया, और जिसने वक्फ बोर्ड का कानून बनाया। ये सारे विध्वंसकारी कानून हैं और भारत को तोड़ने वाले कानून हैं। और 2011 में तो कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश की थी, सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक, अगर वो पास हो जाता तो शायद सनातन संस्कृति का तो बिल्कुल अंत निकट आ जाता। गीता प्रेस गोरखपुर शौर्य है, और इस शौर्य के लिए जयराम रमेश जैसा व्यक्ति बहुत बौना है कुछ भी कहने के लिए। कांग्रेस उसके सामने कहीं नहीं ठहरती। गीता प्रेस का सनातन संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जितना बड़ा योगदान है, ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं, और उनके इस उपकार को, उनकी इस योगदान को सनातन की पीढ़ियां युगों युगों तक याद रखेंगी। सही बात तो यह है कि गीता प्रेस ने, उनके प्रबंध समिति ने गांधी शांति पुरस्कार लेकर गांधी जी का सम्मान रख लिया। आज तक जब उन्होंने कोई पुरस्कार नहीं लिया तो इस पुरस्कार को भी मना कर सकते थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये योगी और मोदी का सम्मान है, अन्यथा इस पुरस्कार को वो ठुकरा देते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने से जवाहरलाल नेहरू ने हनुमान प्रसाद पोद्दार, जो वन ऑफ द संस्थापक और संपादक थे, उनको भारत रत्न देने का प्रस्ताव किया था, और इसके लिए उनके विशेष संदेश वाहक गोरखपुर आए हुए थे। लेकिन हनुमान प्रसाद पोद्दार ने बड़ी विनम्रता से इसे ठुकरा दिया। इसलिए गीता प्रेस प्रबंध समिति द्वारा इस पुरस्कार को स्वीकार करना गांधी शांति पुरस्कार की इज्जत अफजाई है, उनकी इज्जत रखना है। अन्यथा जो संस्था, जिसका संस्थापक भारत रत्न लेने से इनकार कर सकता है, जो संस्था 1 करोड़ रुपया स्वीकार करने से मना कर सकती है, वह पुरस्कार में एक कलाकृति और चरखा लेकर क्या करेगी, उसे भी मना कर सकती है। इसलिए गीता प्रेस के इस कदम से गांधी शांति पुरस्कार का सम्मान बच गया है, और कांग्रेस को इस तरह की बेहुदा बातों से बाज आना चाहिए। नमस्कार।